नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा इन दिनों आपसे कर रही हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र में हमने रीतिकाल के बारे में जानने का प्रयास किया है। आज हम रीतिकालीन काव्य धाराओं के बारे में बात करेंगे। काव्य धारा से तात्पर्य ये है कि किस तरह से हम इस युग में लिखे गए काव्यों को अलग अलग धाराओं में बांटकर देखते हैं। रीतिकाल में मुख्य रूप से 3 तरह के काव्य लिखे गए, जिसे हम रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से जानते हैं। रीति का तात्पर्य नियम से है, अर्थात जब हम किसी कार्य को किसी नियम के आधार पर करते हैं, किसी रीति के आधार पर करते हैं, किसी एक विशिष्ट तरीके से करते हैं, उसे हम रीति कहते हैं। अब रीतिबद्ध काव्य की चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि रीतिबद्ध अर्थात नियमों में बंधा हुआ काव्य। शाब्दिक रूप से हम यहाँ स्पष्ट हो जाते हैं कि रीतिबद्ध से तात्पर्य ये है कि जो नियम काव्य के हैं या काव्य के बनाए गए या काव्य के जो लक्षण बताए गए रीति के आधार पर, हम उसे रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें रीति अर्थात परंपरागत काव्य शास्त्र को हिंदी में प्रत्यक्षतः रूपांतरित न करके रीति अथवा परंपरागत काव्य शास्त्र का पूर्ण अनुसरण व निर्वाह किया गया है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ जो परंपराएं काव्य शास्त्र की चल रही थी उसको हिंदी में रूपांतरित नहीं किया गया है, बल्कि जो काव्य शास्त्र हिंदी के लिए लिखा गया उसका पूर्ण रूप से निर्वाह किया गया, अर्थात रीति के जो नियम थे उसकी पालना इस युग में पूर्ण रूप से की गई। रीतिबद्ध काव्य लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होता है, अर्थात इसमें पहले ये बताया जाता है कि जो काव्य लिखा जा रहा है उसके लक्षण क्या क्या हैं और उन लक्षणों को उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है। रीतिबद्ध उन कवियों तथा आचार्यों को माना गया है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादित काव्यांगों के आधार पर हिंदी भाषा, मुख्य रूप से लोक भाषा ब्रज और अवधी में लक्षण ग्रंथों की रचना की है। देखिए, दूसरी मुख्य बात जो सामने आती है कि हिंदी के उन कवि आचार्यों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के जितने काव्य अंग माने गए हैं उसे उन्होंने हिंदी में लिखा या हिंदी के लक्षण ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे कवि आचार्यों ने काव्यांगों के लक्षण भी प्रस्तुत किए हैं तथा उनके सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। देखिए, संस्कृत से हिंदी में तो उन्होंने लिखा ही, लेकिन साथ ही लक्षण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण भी उस लक्षण के दिए हैं। ऐसे रीतिबद्ध काव्य की रचना करने वाले कवियों ने अपने आप को कवि तथा शिक्षक माना है।
कवि क्योंकि कविता लिखा है, शिक्षक क्योंकि उन्होंने लक्षणों का निर्माण किया, उन्होंने रीतियों का निर्माण किया, इस वजह से उन्हें शिक्षक कहा जाता है। इन्हें शास्त्र कवि या आचार्य कहना अधिक उपयुक्त माना गया है। ऐसे रीतिबद्ध आचार्यों ने संस्कृत के अलंकार संप्रदाय को विशेष रूप से तथा रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति का गौण रूप से आधार बनाया है। देखिए, रीतिबद्ध काव्य में अलंकारों को तो बहुत अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन ध्वनि और वक्रोक्ति को उन्होंने गौण रूप प्रदान किया है। ऐसे आचार्य कवियों ने उस समय के सामंतों, राजाओं, नवाबों, अमीरों, रईसों, कवियों तथा रसिक सामाजिकों के लिए संस्कृत भाषा में पूर्व रचित काव्यांगों को लोक भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास भी किया है। देखिए, एक प्रयास तो किया गया संस्कृत से हिंदी में लक्षण लिखने का, और दूसरा प्रयास किया गया कि संस्कृत में जो काव्यांग लिखे गए हैं उसे अपनी लोक भाषा में प्रस्तुत किया गया। परंतु ऐसे आचार्यों का मुख्य उद्देश्य तो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना ही था। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए राजाश्रित कवि काव्य लिखते थे, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो लक्षण लोक भाषा में जो काव्य रचे गए उसका मुख्य उद्देश्य नकल करना नहीं, बल्कि आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उसका रूपांतरण करना ही था। लेकिन इन आचार्यों का साहित्यिक उद्देश्य संस्कृत भाषा में रचित साहित्य शास्त्र का हिंदी लोक भाषा में अनुवाद करना था। इसलिए ऐसे रीतिबद्ध आचार्य कवियों ने काव्य के सिद्धांत की स्थापना नहीं की है। इसी कारण इन रीतिबद्ध आचार्यों के लक्षण ग्रंथों में मौलिकता अथवा गहनता नहीं आ पाई है। वे पूर्व प्रतिष्ठित बंदी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करते रहे। देखिए, यहाँ जो बात स्पष्ट होती है वो ये है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य के रीतियों की स्थापना करते हुए या उनको स्वीकार करते हुए उसका रूपांतरण या उसको लोक भाषा में लिखने का तो प्रयास किया, लेकिन स्वयं अपनी तरफ से उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि इसमें किस तरह से और अधिक अच्छा लिखा जा सकता। इस तरह से मौलिकता और गहराई तभी संभव हो सकती थी जबकि वह उस लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपनी तरह से उस काव्य की रचना करते। लेकिन उन्होंने जो परिपाटी चली आ रही थी उसी का अनुसरण करते हुए ही काव्य रचना की। इन्हें संस्कृत साहित्य शास्त्र से तत्कालीन युग की प्रवृत्ति के अनुसार सरल, रोचक तथा श्रृंगार परक सामग्री को ही ग्रहण किया। अलंकार और नायक नायिका भेद के निरूपण में ये कवि उलझे रहे। इनका पूरा ध्यान, इन कवियों का, रीतिबद्ध कवियों का, अलंकार लिखने, अलंकारों का अधिकतम सफलतापूर्वक प्रयोग करने, और क्योंकि राज दरबार में राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करते थे, तो नायक नायिका के भेद निरूपण में ही उन्होंने अपने काव्य के लिए समय दिया। इन्होंने आचार्य और कवियों की दोहरी भूमिका अपनाई, लक्षण ग्रंथों के साथ अलंकार प्रधान काव्य की रचना की। कुछ आचार्य कवि ऐसे थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ लक्ष्य ग्रंथों की भी रचना की, जिसमें केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव और पद्माकर का नाम विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। रीतिबद्ध साहित्य रचना में दूसरा वर्ग आचार्यों का है जिन्होंने
केवल लक्षण ग्रंथ लिखे परंतु कविता में लक्ष्य ग्रंथ नहीं लिखे। अर्थात ग्रंथों की रचना करके आचार्य बनने की इच्छा तो उनकी थी, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होगा, उसके उदाहरण क्या होंगे, ये रचना उन्होंने नहीं की। ऐसे आचार्यों में श्रीपति का नाम विशेष उल्लेखनीय रहा है। इस तरह निर्णायक रूप में विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजाश्रित कवि होने के कारण इन्होंने आचार्य पद का निर्वहन करते हुए संस्कृत से लक्षण ग्रंथों की रचना करने का कार्य ही प्रमुख रूप से किया है। रीतिबद्ध काव्य की इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि इस काव्य धारा के कवि आचार्य बनकर संस्कृत के लिखे गए ग्रंथों को हिंदी में प्रस्तुत करने में ही लगे रहे।